I know that it will not be a big problem for you to understand how we can write functions in shell programming. So this basically, which I am displaying on screen, is a function definition. Are you able to see this screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. My function is basically a user-defined function, and we follow the same convention which we used to follow in other programming languages, like we are writing the definition of function before the actual main program. So if I open this program, this is so this is basically shebang line, and then we are writing this function. So normally we used to write the function by just starting its name. See, we are having some other convention also by which we can write the function, but we prefer to the way in which we used to do this operation in case of uh, C, C++ or Java. So here this is the function name, then we are having empty braces. Remember, we are not going to pass any argument by writing them as variables in the bracket as we do this in case of Java, C++ or any other programming language. तो ये कैसे फिर हम इनको वैल्यूज पास करते हैं, दैट विल डिस्कस शॉर्टली. लेकिन आप माई फंक्शन को देख पा रहे हैं, तो माई फंक्शन जो है द नेम ऑफ फंक्शन, देन वी आर हैविंग एम्प्टी ब्रेसेस, देन वी आर हैविंग द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन. सो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स होते हैं, और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर हम सेम वेरिएबल अगर मेन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट अस सपोज दैट वेरिएबल इज हैविंग द नेम a, and suppose we are writing a function and we are calling that function in main, and inside that main and inside that user defined function also we are having a variable, let us suppose it's a again. तो वो जो a जो आपने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है वो एक लोकल वेरिएबल है, लोकल टू दैट फंक्शन ओनली. जो आपने मेन के अंदर डिफाइन किया है वो लोकल टू मेन फंक्शन ही है. अगर if we wish to declare any variable as a global variable, then we have to include that or we have to write it before the मेन फंक्शन, उसको मेन के पहले हमें लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं माई फंक्शन, इसको हमने जो है यहाँ लिखा हुआ है, और अगर कोई भी वैल्यू जो हम इसके बाद जो कुछ भी है वो मेन प्रोग्राम है. जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, ये फंक्शन कॉल है. तो अगर फंक्शन कॉल के समय अगर कुछ वैल्यूज हम सप्लाई करना चाहते हैं जैसे 12, 13, तो हमें इस फंक्शन के अंदर जो है $1 और $2 से उसको हमें एक्सेस करना है, क्योंकि ये हमें कंसेप्ट क्लियर है कि हम किसी भी प्रोग्राम को कमांड लाइन से वैल्यूज पास कर सकते हैं. वैसे ही फंक्शंस को जो वैल्यूज हम पास करते हैं डेफिनेशन के अंदर, दे आर बीइंग एक्सेस्ड विद द यूज ऑफ $1, $2 एंड सो ऑन. सिमिलरली फंक्शन जो है वो डायरेक्टली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, लेकिन अगर वो रिटर्न करते हैं, अगर वो रिटर्न में मान लीजिए 5 लिखा जाता है, तो इस 5 को आप यहाँ पे मेन प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे विद द यूज ऑफ $? और $? वैसे क्या था, जस्ट टू गेट द स्टेटस ऑफ द प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड कमांड. तो हमें रिटर्न वैल्यू जो है उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है कि $? ये रिटर्न वैल्यू मिलेगी, और फंक्शन को जो वैल्यूज पास करनी है वो हम $1, $2 से कर सकते हैं. जिन वेरिएबल्स को हम मेन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली बिना उनको रीडिफाइन करे माई फंक्शन में अगर उनको सीधे यूज कर रहे हैं तो दे एक्ट एज ग्लोबल वेरिएबल्स. जैसे माई फंक्शन के अंदर सपोज हमने यहाँ पे कहीं लिखा है रीड ए, और इस फंक्शन के अंदर हम इसको लिख रहे हैं इको $a. तो क्योंकि a जो है वो रीडिफाइन नहीं हुआ माई फंक्शन के अंदर, तो इसलिए जो आपने मेन प्रोग्राम में a की वैल्यू सेट करी है वही यहाँ पे माई फंक्शन के अंदर भी एक्सेस होगी. ठीक है, दिस कैन इजिली बी सीन. आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड विल शो हाउ इट इज हैपनिंग. तो यहाँ पे वी कैन जस्ट राइट अ मैसेज,
और यहाँ पे सपोज वी आर राइटिंग ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको लिखा है। अब इसको मान लीजिए सेव कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, एंड नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। आप डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट असाइनिंग एक्स परमिशन, तो आप उसके लिए यहाँ पे बैश लिख के एंड यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर इनपुट इन मेन फंक्शन। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलती ये करी कि मेन प्रोग्राम के अंदर जो माई फंक्शन है उसके बाद रीड स्टेटमेंट लिखा है, तो फंक्शन पहले कॉल हो गया और वैल्यू बाद में। तो क्योंकि ए को भी कुछ वैल्यू असाइन नहीं करी थी, तो इसलिए वहां पे जो एक्सेस वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो आई एम जस्ट मेकिंग अ करेक्शन, पहले तो इसको टर्मिनेट ऐसे ही कर देते हैं, फिर अगेन एग्जीक्यूटिंग द प्रीवियस कमांड, और ये यहाँ पे आई एम जस्ट चेंजिंग द सीक्वेंस। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो enter input, suppose let us suppose we are giving 12, so the access value inside function is 12, my function works। ठीक है, अभी इसको अगर हम फर्दर मॉडिफाई करते हैं, लेट अस सपोज कि हम चाहते हैं कि नहीं उसकी लोकल कॉपी अपनी उसी नाम से हो, तो हम उस केस में यहाँ पे ए को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन यूज ईदर द वर्ड डिक्लेयर और वी कैन आल्सो यूज द कीवर्ड लोकल। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा लोकल ए, तो इसका मतलब है वी आर रीडिक्लेयरिंग द वेरिएबल ए एज ए लोकल वेरिएबल। Saving it and coming out of it, and once again re-executing this program. So 12, ठीक है। अब आप देखिए the access value inside function is, so nothing has come, why? Because a has been redeclared and after redeclaring it we are not taking any value for a, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, केवल उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। सो नथिंग विल बी प्रिंटेड बिकॉज ए हैज नो वैल्यू राइट नाउ, तो उसकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, माई फंक्शन बॉक्स केवल ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, लेट अस सपोज हमने उसको, और जरूरी नहीं कि आप उसको मेन में ही रीड करें, आप यहां पे भी उसको रीड कर सकते हैं। अब ये इसको फिर से सेव करते हैं, नाउ वी आर री एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। तो एंटर इनपुट, लेट अस सपोज मेन प्रोग्राम में, जस्ट अ मिनट, रीड वेरिएबल, जस्ट लेट मी चेक दिस प्रोग्राम अगेन कि कहीं कोई बग हो गया इसमें। यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन -p। Enter input in main program, तो main program में let us suppose we are given 23, तो 23 is printed on screen which is actually the echo statement of main। फिर उसके बाद हमने 44 वैल्यू दी है जो फंक्शन के अंदर, रीड वेरिएबल अगेन इनसाइड फंक्शन, तो 44, so we are printing the value 44 and we are writing my function box। ठीक है, ये मैसेज केवल सिंपल किया। तो केवल ऑब्जेक्टिव ये था जस्ट टू टेल यू कि how can we define a function, and now I believe it is clear that how can we define a function। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए केवल उसका नाम होना चाहिए
और उसकी एम्प्टी ब्रेसेस के साथ बॉडी होगी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आप उसकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी यहाँ पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और जो वेरिएबल्स को आप रीडिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर आपको ऐसा वेरिएबल मिलता है जिसको आप सीधे माई फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने पहले बताया था कि यहाँ पे कभी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में डिक्लेयर करने की जरूरत उसके टाइप के लिए नहीं पड़ रही है, इसलिए जरूरत पड़ रही है कि अगर हम उसको उसी वेरिएबल को उसी नाम को रादर एज ए लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो वी हैव टू प्रोसीड विद लोकल कीवर्ड, और अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो राइट डिक्लेयर, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं डिक्लेयर ए। तो आप फिर ए को फिर से एज ए फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, विच इज डिफरेंट देन द वेरिएबल ए ऑफ मेन प्रोग्राम। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सो विल सी सम मोर एग्जांपल्स, बिकॉज इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं जिसमें रिटर्निंग जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं इसके। सो इज इट ओके, अगर कभी हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यूज को प्रोसेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ही आपको लिखना पड़ेगा कि माई फंक्शन के आगे ही आपको वो वैल्यूज जो है, जैसे अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं, हम लिखते हैं एंटर इनपुट इन मेन प्रोग्राम एंड लेट अस सपोज वी आर गिविंग टू इनपुट्स ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी इन मेन आर, ये हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो डॉलर ए और डॉलर बी, ये दोनों वैल्यूज हमने प्रिंट करा दी। उसके बाद माई फंक्शन को हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग डॉलर ए डॉलर बी, दो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। एंड नाउ आई विश कि इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज जो है वो एक्सेस हो और उनका कोई समेशन हो, तो हमने लेट अस सपोज यहाँ पे इसको हटा दिया और इसके अंदर एक प्रोसेसिंग स्टेटमेंट लिखा है सी इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए हमने डिफाइन कर रखा है लोकल वेरिएबल, और मैं इसको थोड़ा और डेलिबरेटली लेना चाहता हूं। अगर मैं सी यहाँ यूज करता तो देयर इज नो नीड टू राइट लोकल सी, क्योंकि ए वी वांटेड टू रीडिक्लेयर एज ए लोकल बिकॉज ए ऑलरेडी वी हैव टेकन इन मेन प्रोग्राम, सो दैट्स व्हाई वी आर बाउंड टू डिक्लेयर इट एज ए लोकल इफ वी विश टू ट्रीट इट एज ए डिफरेंट variable than main program. Otherwise, without local keyword, if you are accessing a, so a will be just the global variable of main program, तो उसकी वैल्यू को आप फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर सिंपली राइटिंग $1 प्लस $2, तो जो वैल्यूज हमने वहाँ पे मेन को इस फंक्शन को सप्लाई करी मेन प्रोग्राम से, वो इसके अंदर $1 और $2 से हमने एक्सेस करी हैं। और यहाँ पे वी कैन प्रिंट the sum of function is, and here we are printing $a, which is the summation of two numbers. We are deleting this message, and since so much changes we have done, so let us change the name of this program also. Instead of my function we can call it add function, and here too we can modify it by just writing add function. तो ये क्लियर है कि यहाँ पे ए और बी जो है, जो भी वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यूज को हमने पढ़ा, उनको ऐड फंक्शन को सप्लाई कर दिया। सप्लाई कैसे किया, जैसे कमांड लाइन से सप्लाई करते हैं, फंक्शन नेम एंड देन द टू वैल्यूज दैट यू आर पासिंग एज इनपुट टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर आपने क्या किया कि वहां पे ए को रीडिफाइन किया एज ए वेरिएबल ए, और उसको आपने असाइन कर दिया $1। अगर आप इस केस में ना भी करते तो क्या होता, ए जो है जो मेन प्रोग्राम वाला है वो उसका यूज तो खत्म हो चुका है, बिकॉज we have taken the input and that input has been supplied to this function as input। उसके बाद अगर यहाँ पे हम a is equal to लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि we are reassigning the value of $1 plus $2 to a, तो वो a को असाइन हो जाता और a को हम प्रिंट कर देते। तो वो तो वेरिएबल भले मेन वाला ही था, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग में आपने उसकी वैल्यू तो चेंज ही कर दी, तो उस केस में जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको यहाँ हैश मार्क करके इसको बिना लोकल डिक्लेयर करे भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ए जो है भले ग्लोबल रहा हो लेकिन आपने उसको ओवरराइट कर दिया विद द वैल्यू, ठीक है। सो वी आर जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम एंड कमिंग आउट ऑफ इट, एंड वंस अगेन वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम। तो दो इनपुट मान लीजिए 12 और 13 दिया हमने, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी इन मेन आर 12 एंड 13 एंड द सम ऑफ फंक्शन इज 25। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि प्रोग्राम के अंदर हमने फंक्शन के अंदर उनको कैसे एक्सेस किया है विद $1 एंड $2। सो दैट मीन्स कि अब हम इसके अंदर
कोई भी कितने भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा है कि $1, $2, $3 कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, एंड इफ वी क्रॉस $9, so we start writing the convention dollar and then within curly braces 10, then dollar within curly braces 11, so that can go up to any extent. तो वो सारा का सारा जो है वैल्यूज आप इनसाइड द प्रोग्राम यू कैन एक्सेस देम, और आप कमांड लाइन पे उनको कितनी भी वैल्यू सप्लाई करिए और प्रोग्राम के अंदर उन सबको एक्सेस करके उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं. So this is what we can do in case of this, and let me check what other function definitions we have written. So I can just see second function2.sh. हाँ, इसको प्रोग्राम में ही ओपन कर लेते हैं, gedit. अब यहाँ पे ये जो है inputs नाम का फंक्शन है, which is primarily meant to take the data from you. तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये enter first integer और enter second integer, ये जो है दो मैसेजेस देगा और दो वैल्यूज को उसमें से इनपुट कराएगा. और उसके बाद ये while true जो है इट्स अ इनफाइनाइट लूप, एंड इन दिस इनफाइनाइट लूप वी आर राइटिंग डू एंड डन. पूरी बॉडी इसकी डू और डन के बीच में है. सो वी आर क्लियरिंग द स्क्रीन एंड देन वी आर डिस्प्लेइंग चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशंस. तो एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, विच इज परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और यूजर की चॉइस वो पूछेगा एंड देन we are just testing that choice. So this syntax already we have discussed in the previous lecture ki it's a similar to case statement, and when we write within a square bracket small a capital A, so this we have discussed in meta character that if you write inside the bracket A B C D, that means any value out of A B C D. If you write A dash C, that means any value between A B and C, and if you write A to Z, so any value that you can take from A to Z. So this is what we can do. So anybody who is inputting the choices either in lower case or in upper case, so both are acceptable in this case because we have taken care by just writing a small a and capital A. बाकी आप ये जानते हैं कि we are calling the function, so in every operation, in every case we are taking the two values and performing either addition or subtraction or multiplication or division. And if none of the choices are matching with A, B, C, D, then the default case is chosen, and that is res is equal to 0. जो variable res y we have taken, there is no logic of taking res. तो मैंने कभी पुराना टाइम में लिखा होगा कोई प्रोग्राम किसी पर्पस के लिए. अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि res जो है सबको जो है हमने कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म किए हैं, तो क्योंकि कोई भी ऑपरेशन नहीं यहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं, सो वी आर सेटिंग इट टू 0 एंड रॉन्ग चॉइस. और ESAC से वी आर क्लोजिंग दिस केस स्ट्रक्चर, तो इतना स्ट्रक्चर आपका केस वाला हो गया. उसके बाद द रिजल्ट इज सो दैट वी आर डिस्प्लेइंग विद वेरिएबल res, एंड अगेन वी आर डिस्प्लेइंग द मैसेज डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो. So that answer we are taking, and we are making the comparison. These two I have discussed that whenever you have to make such comparison, you cannot take double braces, you have to take square bracket. तो ये हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे जस्ट मैसेज किया है कि एग्जिटिंग द स्क्रिप्ट, हैव अ नाइस डे, ब्रेक. अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ब्रेक करेगा. ब्रेक इसलिए करेगा क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप है, बिकॉज इन द बिगिनिंग ओनली वी हैव रिटन व्हाइल ट्रू और एल्स कंटिन्यू, और नेक्स्ट इटरेशन फोर्स हो जाएगा. तो डू और डन जो है वो एक इनफाइनाइट लूप को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि व्हाइल में कंडीशन क्या रखी है, ट्रू, और इस कंडीशन से बाहर हम केवल तभी आ पा रहे हैं जबकि यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं. और ब्रेक कब कर रहे हैं, व्हेन यू आर टेकिंग अ चॉइस, व्हेन यू आर सेइंग नो, देन ओनली इट इज एग्जिटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ब्रेक. सो वी आर जस्ट सेविंग इट एंड कमिंग आउट ऑफ इट. इसको फिर से हम रन करते हैं प्रोग्राम को. तो choose from the following operations, addition, subtraction. Let us suppose we are giving a, so it is asking or prompting for two values. तो दो वैल्यूज 12 और 15 दी. गलती हो गई उसमें, फिर से री एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. वी आर चूजिंग a 12, 13, and the answer is 25. Do you wish to continue? We are saying yes.
Now let us suppose we are choosing multiplication, so we are taking the option C. Then here we are taking 40, here we are taking 5. So the answer is 200, and if we are saying no, so we are exiting. ठीक. तो ये जो एक एग्जांपल था जिसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन को यूज किया है, और अगेन दिस फंक्शन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अर्लियर कि वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. हमने इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, फंक्शन के अंदर जाके वैल्यूज को रीड किया है. और अगर चाहें तो फंक्शंस को हम वैल्यू यहाँ से ही पास कर सकते हैं जब उसको कॉल कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पे हमने अगर $a या int1 और int2 लिखा होता तो पहले तो int1 और int2 हमारे पास होने चाहिए थे, फिर वो वैल्यूज हम इनपुट को सप्लाई कर देते. इनपुट्स फंक्शन के अंदर हम क्या करते, फिर $1 और $2 से उनको एक्सेस करते. यहाँ वेरिएबल्स तो आप लिखते $a या $b, लेकिन प्रोग्राम के अंदर वो कैसे एक्सेस करते, $1 एंड $2. ठीक है. सो बाय दिस वे वी कैन राइट द प्रोग्राम. सो एक इसमें और एग्जांपल आई विल शो यू. अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं इसके अंदर कि जब हम फंक्शंस इस टाइप के यूज करते हैं तो होता क्या है, इस फंक्शन के अंदर ये जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना कि बैश जो है शिबैंग जिसको हम सीक्वेंस कहते हैं, इसमें हम यहाँ इंडिकेट करते हैं कि दिस स्क्रिप्ट इंडीड शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय बैश ओनली. तो आप ये समझें कि जो हमारा पेरेंट शेल होता है जिसकी वजह से ऑल द टाइम वी कीप गेटिंग $, जैसे इफ आई एम कमिंग आउट ऑफ इट एंड आई एम जस्ट शोइंग यू कि विच इज माई शेल. तो यहाँ पे आप देखिए तो bash is my shell which has connected me to the kernel, and what is the PID of that shell is 3406. Now inside this program I am just making a slight modification. अब एक चेंज आपको मैं दिखाना चाहता था कि मैंने स्क्रिप्ट के अंदर एक एग्जीक्यूट किया था स्टेटमेंट इको $, और इस पे हमें एक नंबर मिला 3645. ठीक है. ये क्या है, कोई बताए 3645 क्या है? $, is actually doing what? It is giving you the shell number, shell PID. तो हमने प्रोग्राम के अंदर इसको यूज किया है. इसका मतलब है कि प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पे सपोज एग्जीक्यूट करते हैं इसी को इको $, what I am getting is 3406. Why? Because this shell, my current shell is what? My current shell is 3406 because I am working at command prompt. ठीक है. But when I executed that script, so for that script execution, another shell is started, and the life of that shell is lasting only till that script is not completed. When the script is completed, the shell has done its role, and now that shell gets over. So here when we write $, inside that script, so what we are getting on the screen like 3645 was the actually PID of that shell which was responsible for the execution of that script which we have just executed. ठीक है. तो ये क्लियर है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट के अंदर हम जब उसको रन करते हैं तो उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए एक और शेल जो है जिसको हम कह सकते हैं एक सब शेल क्रिएट होता है, जो इस जो मेन हमारा बैश है यही स्टार्ट करता है, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्क्रिप्ट को कंप्लीट करे. जब वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसका रोल भी ओवर हो जाता है और वो खत्म हो जाता है. इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जब हम स्क्रिप्ट के अंदर इको $, कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग अ डिफरेंट PID, और जब हम स्क्रिप्ट टर्मिनेट होने के बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहे हैं और यहाँ पे जब इको $, कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग द PID ऑफ माय करंट शेल, एंड व्हिच इज माय करंट शेल actually, which is keeping me all the time connected to the kernel, and that has the PID 3406 that already we have proven with the use of PS command कि when we are executing PS we are getting 3406 which is my current shell or default shell which has connected me to the kernel. लेकिन जब हमने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया तो एक और शेल क्रिएट हुआ.
तो आपकी से 3654 आया, पिछली बार कुछ और आया था, तो वो हर बार एक डिफरेंट टेम्परेरी जो पीआईडी नंबर उस समय जो अवेलेबल होगा दैट विल बी असाइंड और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वो स्क्रिप्ट जो है वो जो शेल रन करता है उसकी पीआईडी डिस्प्ले होती है। अगर हमने शिबैंग लाइन में जो लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हैश के साथ और वहां पे जो बैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है बैश शेल को हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि वो इस स्क्रिप्ट को रन करेगा। तो जो बैश इसको स्क्रिप्ट को रन करेगा उसकी पीआईडी क्या है? 3654। तो इज इट ओके? Yes, sir. So we can see one more example. Just a minute, I'm just getting a call. Hello. प्रणाम भाई। हाँ हाँ नहीं, लैटरल एंट्री में तो जो कुछ होना था सब हो चुका, अब तो कोई अपग्रेडेशन या कुछ भी नहीं, तो अब तो कुछ नहीं होगा उसमें, जो होना था सब खत्म हो गया। अभी जो कुछ भी है वो केवल बीटेक फर्स्ट ईयर का ही चल रहा है, उनकी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, बाकी किसी की नहीं, वो तो सब फ्रीज हो चुका है। जी जी जी, ठीक ठीक। सो इसमें लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल F12। इसके साइज पे ना जाना है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हमने कन्वर्जन का प्रोग्राम बनाया है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का, या एनी बेस टू एनी बेस का। एनी बेस टू एनी बेस तो मैंने इसमें एग्जीक्यूट नहीं किया फिलहाल, मुझे लगता है कि मैंने दो ही बना रखे हैं, बाइनरी और डेसिमल, नहीं एनी भी है। तो तीन फंक्शन लिखे हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन जो है ये है और एक फंक्शन जो है वो ये है। तो तीन हमने अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं। और इसमें अगर आप देखें स्पेशली, तो यहाँ पे एक वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। ऊपर वाले फंक्शन में जो है हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को हम प्रिंट कर दे रहे हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है, वैल्यू तो कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आउटपुट को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने कोई इको स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो एक तरीके से वॉइड टाइप फंक्शन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो वॉइड टाइप है, तो ये वॉइड टाइप है, बट ये केवल वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ये भी एक वॉइड टाइप है क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, केवल प्रिंट कर रहा है। तो अभी आप देखें यहाँ पे, तो डिक्लेयर ओपी करके एक लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है। सो दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी हैव द ऑप्शन ऑफ ईदर टेकिंग अ लोकल कीवर्ड और वी कैन टेक द कीवर्ड डिक्लेयर। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल। तो कमिंग टू द मेन प्रोग्राम, एंड इट इज राइटली मेंशन्ड विद हैश, क्योंकि हैश के बाद आप कितने भी हैश लगा दें लेकिन वो सब कमेंट ही है, तो केवल रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए है। तो यहाँ पे चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशंस, तो इसमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, एनी बेस टू एनी अदर बेस, चॉइस रीड कराई है और उस चॉइस को हमने ओपी में ले लिया है। जो आपने चॉइस रीड करी है तो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, और उसके बेसिस पे वी हैव चूजन द केसेस। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 इज डेसिमल टू बाइनरी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द केस 1 ओनली फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए हमने डेसिमल टू बाइनरी चूज किया, तो जो वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को हमने रीड किया और दैट वी आर होल्डिंग इन इंट वेरिएबल। उसके बाद वो हमने वैल्यू जो है वो हमने बिन फंक्शन को पास कर दी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। तो हम बिन में जब वैल्यू पास कर रहे हैं तो वैल्यू इनसाइड द प्रोग्राम कैसे एक्सेस होगी, विद द हेल्प ऑफ $1। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये कमांड सब्स्टिट्यूशन है। आपको मैंने ये बताया था कि इको एंड देन ओ बेस 2 आउटपुट बेस 2 हमने मेंशन किया है। चाहे तो हम यहाँ पे जस्ट अ मिनट, चाहे तो हम यहाँ पे इनपुट बेस मेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट बेस जो है वो डेसिमल होता है इसलिए हमें करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है,
तो O बेस इज इक्वल टू 2, I बेस इज इक्वल टू 10। आपकी केवल कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारा नंबर डेसिमल में है और आउटपुट में हम क्या चाहते हैं 2, और $1 वो वैल्यू है जो हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं, विच हैज बीन पास फ्रॉम द फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन को कॉल किया है और $int वैल्यू उसको पास की है, वो नंबर जिसको हम बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा दिस इज नॉट लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन ओपी, तो यहाँ पे खाली $OP को प्रिंट कर दिया। ये केवल इसलिए था कि जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये लोकल वेरिएबल होगा या ग्लोबल, तो क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई एम जस्ट इसको हम रोके दे रहे हैं, इन सारे स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट 2 इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन हो चुका है। जो भी हमने bin 1 में अच्छा देखिए यहाँ पे जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है दैट यू आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल bin 1। सो इको $bin1 से आपने वो वैल्यू प्रिंट कर दी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ $1 इज bin, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये जो है बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेगा उसका, तो यहाँ पे बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ $1 इज $bin, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ अच्छा उसके बाद फिर इसको सेव करके बाहर आ गए। नाउ वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे वी आर एग्जीक्यूटिंग बैश, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशंस, लेट अस सपोज, क्योंकि पहला वाला ही हम करना चाहते थे। अब इसको मैंने 10 नंबर दिया, तो the binary equivalent of 10 is 1010। so right answer we have got on the screen, 1010 जो है binary equivalent of 10 है। तो ये हमने एक प्रोग्राम का पहला पार्ट देखा कि एक फंक्शन अगर हम कॉल करते हैं विद द नेम bin, जो कि बाइनरी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता है किसी डेसिमल नंबर का। इफ वी आर चूजिंग सेकंड, दैट इज बाइनरी नंबर आपने पूछा है यूजर से और उसको आप उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे देखा कि इस फंक्शन को हमने कॉल किया है और इस फंक्शन में हमने यहाँ क्या लिखा है DC $int, उसको सप्लाई कर दिया। अगेन उसके $1 से ही वो एक्सेस होगा, और यहाँ पे DEC1 लिखा इज इक्वल टू ये आपने O बेस आउटपुट बेस $1 डिफाइन किया है। I बेस जो है वो $2 ऊपर वाला है। O बेस इज इक्वल टू 10, आउटपुट बेस क्योंकि डेसिमल में हमें करना है। एक ध्यान रखिएगा कि इनपुट बेस को कभी भी आउटपुट बेस से पहले ना लिखिएगा, मतलब आप ये ना लिखिएगा I बेस इज इक्वल टू 2 और उसके बाद फिर लिखिए O बेस इज इक्वल टू 10। एक्चुअली क्या होता है कि I बेस जैसे आप 2 लिखेंगे तो वो मानेगा कि सब कुछ अब बाइनरी में ही आप दे रहे हैं, तो O बेस के आगे जो 10 आप लिखेंगे उसका बाइनरी इक्विवेलेंट में 10 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन आप ये याद रखिए कि O बेस जो है आपको पहले लिखना है, I बेस बाद में लिखना है। तो जो भी $1 आपको वैल्यू आपने एक्सेस वहां से कॉल करने के समय सप्लाई करी है वो यहाँ पे आई, और उसके बाद हमने इसको DEC1 में असाइन किया और यही रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न हुआ तो हम इसको जहां कॉल कर रहे हैं वहां पे वी आर नॉट राइटिंग द कन्वेंशन एज वी यूज्ड टू हैव इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि सम वेरिएबल इज इक्वल टू, वो नहीं किया है, बल्कि वो वैल्यू जो है इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली रिटर्न होती है और उसको हम एक्सेस किससे करते हैं $? से। और $? मैंने बार बार आपको कहा है कि अगर आप कमांड लाइन पे इसको देते हैं तब तो केवल ये बताता है कि व्हाट वाज द एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ द प्रीवियसली या रिसेंट एग्जीक्यूटेड कमांड, उसका वो सक्सेस थी या फेल्ड थी। और अदरवाइज अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर रिटर्न लिख के लिखते हैं या एग्जिट करके करते हैं, जैसे नहीं हम लोग सी में प्रोग्राम में एग्जिट 1 एग्जिट 2 लिखते थे, अगर कोई प्रोग्राम एग्जिट 1 की वजह से टर्मिनेट होके कमांड लाइन पे आप वापस आए हैं और वहां पे अगर आप करेंगे तो एग्जिट के ब्रैकेट के अंदर आपने जो वैल्यू दी होगी वही वैल्यू वहां आएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू रिटर्न होती है, अगर रिटर्न नहीं होती तो 0 और 1 होगा, अगर रिटर्न होती है तो वो वैल्यू जो है $? से एक्सेस होती है। तो $0 और 1 केवल कमांड के केस में देगा, जो वैल्यू रिटर्न नहीं करती केवल उनका सक्सेस और फेलियर जो है इंडिकेट होता है उससे। लेकिन अगर वो कोई प्रोग्राम है सी का जिसमें एग्जिट 5 या एग्जिट 50 लिखा है और उस एग्जिट की वजह से ही प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ और हम कमांड लाइन पे वापस आए, तो वहां पे अगर इको $? करेंगे तो वो 50 डिस्प्ले करेगा वहां पे, क्योंकि वो वैल्यू जो थी उसके साथ ही वो एग्जिट किया, तो उसने वो वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करी, ठीक है। नॉर्मल कोर्स में हर कमांड कुछ ना कुछ रिटर्न करती, हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब आप कहेंगे कि अगर हमने रिटर्न लिखा ही नहीं तो रिटर्न करता क्या है,
तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा और प्रोग्राम नॉर्मल कोर्स में टर्मिनेट हुआ एग्जीक्यूट होके तो 0 रिटर्न करेगा, और अगर वो अनसक्सेसफुल प्रोग्राम है, अब नॉर्मल टर्मिनेशन है, तो 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एग्जिट के साथ उसको टर्मिनेट किया तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रिटर्न करी है वो वैल्यू वहां पे जो है रिटर्न होगी विद द प्रिंट होगी विद द यूज ऑफ डॉलर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, तो यहाँ पे वो हमने प्रिंट कर लिया ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस भी आपको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज माय कलीग्स आर वेटिंग आउटसाइड बिकॉज वी हैव टू मेक द अलॉटमेंट ऑफ स्पेशल राउंड, सो दैट्स व्हाई आई विश टू क्लोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे तीसरा है कि आपने यूजर को ही चॉइस दी कि वो इनपुट बेस दे, आउटपुट बेस दे, और उससे फिर आपने कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल बेसिस हैं जो हम यूज ही नहीं करते। जैसे अगर आप मान लीजिए आउटपुट बेस दे दें 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ही केवल यूनिक सिंबल्स हमारे 0, 1 और 2 ही हमें जो है एप्लीकेबल है। अगर हम कहते हैं कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल क्यों है, क्योंकि उसका बेस है 10, तो उसमें टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 बेसिक सिंबल्स जो है अप्लाई हो सकते हैं। अगर हेक्साडेसिमल है तो 16 हो सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक, और फिर 10 लिख नहीं सकते क्योंकि वो यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, 1 और 0 हो जाएगा, तो उसको ए कर दिया, फिर बी कर दिया, सी कर दिया। तो आप किसी भी नंबर सिस्टम का कोई भी बेस का नंबर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, एनी वाले को, कि यहाँ पे हमने जो बेसेस हैं उनको $1 और $2 के से एक्सेस किया है। पहला बेस जो है आउटपुट इनपुट बेस जो है वो आई बेस के अंदर था, तो जब हमने इसको कॉल किया तो क्या किया, पहले आउटपुट बेस अप्लाई किया। तो आउटपुट बेस किससे है, $1 से। फिर इनपुट बेस किससे है, $2 से, क्योंकि हमने यहाँ $IB किया है। तीसरा वो नंबर है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो $3 है। तो हमने फिर उसका इक्विवेलेंट यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो ये दोनों क्लियर हैं। अब आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। फिर से इसको रन करते हैं, और पहले हम दूसरा वाला चूज करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। सो हियर आई एम जस्ट डूइंग द अपोजिट ऑपरेशन। तो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1010 इज 10। दिस आंसर वी हैव गॉट ऑन स्क्रीन। उसके बाद फिर से एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आपकी से थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं। अभी आपने इनपुट बेस ले लिया 16 और आउटपुट बेस है सपोज 10, तो आप कोई नंबर बोल दीजिए, जैसे लेट अस सपोज 159, तो 345 उसका जो है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। आप देख लीजिएगा इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, कि ये आता है कि नहीं आता है। तो कोई भी नंबर मैंने गलती कर दी, इनपुट बेस 16 ले लिया है, हेक्साडेसिमल में नंबर जो है 159 ट्रीट कर लिया। एक बार फिर से इसको रन करा देते हैं। थर्ड चॉइस ली, इनपुट बेस हमारा क्या है, इनपुट बेस लेट अस सपोज ये डेसिमल है, और आउटपुट बेस जो है वो 16 है, और नंबर जो हमें लेना है सपोज 159। नाउ इट्स क्लियर, वो पहले गलत दिख रहा था। तो कोई भी नंबर सिस्टम का कोई भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट इज द थर्ड वे। और आप इसको अगर देखें सो इट्स मच वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर, बिकॉज इफ दिस विश टू बी एग्जीक्यूटेड इन जावा और सी, देन यू हैव टू राइट वेरी लेंथी लॉजिक इन द प्रोग्राम, देन यू वांट टू मेक इट वेरी versatile, converting any number to any number system. But here this can be done easily with the use of a simple command, and that is BC command. So these codes I'll share with you in the form of a file, and so that you can go through them and you can understand. And I'm ending my lecture here only. Take care. So thank you very much. Thank you, sir.